गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग कुछ जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो कि मोस्टली सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, हम उनके लिए आज एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले आपको बताया मालूम ही है कि मेरी इस वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो वो धातु कौन सी है जिसको नोबल धातु बोलते हैं? वो है सोना। ठीक है। दूसरा, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो यदि हम कोई फसल लगाते हैं खेत में तो जिससे कि नाइट्रोजन हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, वो है मटर की फसल। जनरली क्या होता है कि लोग मटर की फसल लगाने के बाद उन्हें खाद देने की या कोई और कह सकते हैं ना कि जो चीज़ें लगाई जाती हैं आपकी, चाहे आपका वो डीएपी हो या कोई भी चीज़ हो, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जो वैल्यू है, जो आपका क्वांटिटी है, वो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है मटर की खेती के बाद। ठीक है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये रबड़ को हम कड़ा करना चाहते हैं तो उसमें मिलाते हैं सल्फर को। दूसरा है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम नमक बोलते हैं, NaCl। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र है वो है आपका क्या? NaCl। ठीक है। लोह अयस्क में प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लोह अयस्क जो होते हैं, आयरन ऑरेज जिन्हें बोलते हैं, आयरन ऑरेज हमेशा जो मिलते हैं आपको प्रकृति में, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव विज्ञान में सबसे पहले आपका जो जीव का विकास था उसको समझाया। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को अक्सर नहीं पता होता कि कितने दांत हमारे साल में, मतलब हमारी पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं। एक बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनकी संख्या होती है 20। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, एक्चुअली वो साइंटिस्ट थे और उनका जो फील्ड था वो बायोलॉजी था। तो जीन के संरक्षण के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था, DNA और RNA का जो संरक्षण होता है उसके लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का विकास का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप को होता है, कौन सा होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सर्वव्यापी 2 टाइप के आपके होते हैं, एक सर्वदाता होते हैं और एक सर्वव्यापी होते हैं। तो सर्वव्यापी और सर्वदाता बात एक ही है ना। यहाँ क्या होता है कि 2 टाइप के ग्रुप होते हैं जिनसे आपका जो O ग्रुप होता है, O ग्रुप सर्वव्यापी होता है या सर्वदाता होता है। ठीक है। और एक हमारा ग्रुप ऐसा होता है जो कि जिसे हम जो कोई भी ग्रुप को ले सकता है, जैसे कि AB ग्रुप जो होता है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति का ग्रुप O होता है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, मगर जो आपका AB ग्रुप वाले होते हैं वो किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका 2 तरीके का होता है A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, और एक होता है O नेगेटिव। तो जो O नेगेटिव वाले होते हैं वो सभी को दे सकते हैं, O पॉजिटिव वाले सभी को नहीं दे पाती। ये थोड़ा डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग से ही आप याद रखिएगा स्कर्विक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्विक एसिड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? जो सूर्य से होने वाला प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जैसे हमारा पौधे भोजन वगैरह बनाते हैं तो ये केवल दिन में होता है, क्योंकि रात में तो सूर्य निकलता नहीं है, इसलिए दिन में ही होता है ये। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? रक्तहीनता मतलब रक्त की कमी।
और रक्त की कमी जो होती है वो आयरन की कमी से होती है, ठीक है। यदि ब्लड में आपका आयरन कम हो गया तो डॉक्टर बोलेंगे आपको कि रक्तहीनता हो गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है उससे सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है, इसे स्टेप्स बोला जाता है, स्टेप्स, ठीक है। याद रहे आगे बेटा सभी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो आपका यकृत का है, लीवर का रोग है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो लगाते हैं वो 6 रोग के लिए लगाते हैं। 6 रोग मतलब टीबी के लिए। ये टीका बचपन में ही बच्चे को लगाया जाता है। जब बच्चा 6 महीने या 1 साल का होता है तो उस टाइम उसको बीसीजी के टीके लगते हैं, और शायद वो 2 टीके लगते हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, तो ये 6 रोग के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए, और जनरली ये बच्चों को ही लगता है, बड़े लोगों को नहीं लगता। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पशु से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का वायरस है जो कि बहुत जल्दी फैलता है। घावों को शीघ्र भरने के लिए विटामिन कौन सी जरूरत होती है? वो होती है विटामिन के। मैं आपको बता दूं, विटामिन के जनरली हमें सूर्य की किरणों से भी मिलती है, विटामिन डी मिलती है सॉरी वहाँ से। विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में काम आती है, और इसलिए विटामिन के का यूज होता है घावों को शीघ्र भरने के लिए। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। डीएनए और आरएनए में से यदि कोई पूछता है कि आनुवंशिक कूट के लिए कौन सा जरूरत है, तो वो है डीएनए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। रक्तचाप घटने का कारण ये होता है कि जब वो व्यक्ति सोता है तो उसकी सारी धमनियों में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, इसलिए उसका रक्त प्रवाह घट जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब जो हम बात कर रहे थे अभी के सूर्य से जो किरणें आती हैं वो उनके हेल्प से आपका पेड़ पौधे आपका भोजन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, और इसलिए कौन सी गैस जरूरत होती है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड की। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। जैसे रिकेट्स रोग होता है लोगों को उससे बचने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सेल शब्द का यूज किया था। बेरी बेरी रोग विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होती है विटामिन B1। विटामिन B1 जो होती है उसे बेरी रोग होता है, ठीक है। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। तो जो हैजा रोग होता है लोगों को जैसे उल्टी दस्त एक साथ होने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका घरेलू मक्खी की वजह से होता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का हिस्सा तना खाया जाता है। जराविक क्या? जराविक एक आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय उसे बोलते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में आपको बता दूं मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन। जनरली लोग देखते होंगे कि सोयाबीन की सब्जी बना के खाते हैं। सोयाबीन की जो फली होती है उसमें से तेल निकाल दिया जाता है और उसका सिर्फ सोयाबीन का सब्जी बना के खाया जाता है। तो उसे सोयाबीन में इसीलिए खाते हैं कि लोग उससे प्रोटीन ज़्यादा पा सकें। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में आपसे बोलता है वो। तो यदि ऑप्शन में 36 है और उस 40 से ऊपर वाले ऑप्शन है तो फिर आप 36 आंसर लगाएंगे। वैसे 36 से 37 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और वैसे ही इसका जो फ़ारेनहाइट में वो 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट कुछ होता है, ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकता कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। मूत्र विसर्जन करने से ही यूरिया का विसर्जन होता है। पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? पाश्चराइजेशन का मतलब यह है कि जब हम 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मलाई पड़ना शुरू हो जाती है, उनके पार्टिकल्स आपस में जॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण है कि उसको हम पाश्चराइजेशन बोलते हैं। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन यदि हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं पेप्सिन के थ्रू।
किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। और इंसान के हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे भोजन को पचाने के लिए यूज किया जाता है, पेप्सिन। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रक्त अल्पता रोग होता है, रक्त की कमी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए ही इंसुलिन हार्मोन का यूज होता है। यदि कोई पूछता है कि बड़ी हुई डायबिटीज़ को कम करना है तो कौन सा हार्मोन यूज काम करता है, तब भी इंसुलिन काम करता है। यदि कोई कहता है कि घटी हुई आपका जो मान लीजिए जो लेवल है आपके डायबिटीज़ का वो कम हो गया, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन हार्मोन ही काम करता है। दोनों के इसको हम डायबिटीज़ ही बोलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो क्रियाएं होती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है हमारे ब्लड की, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि आपका रक्त में सबसे ज़्यादा भाग में जो होता है वो आयरन होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का भी तना वाला भाग खाया जाता है। जैसे अदरक का भाग खाया जाता है तना वाला, वैसे ही आलू का भी खाया जाता है। एड्स एड्स की बीमारी फैलती है ये वायरस द्वारा। तो एड्स का जो वायरस है उसको, एड्स की फुल फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और जो वायरस होता है उसे बोलते हैं HIV। ओके। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। टॉक्सिन, जैसे हम बोलते हैं ना टॉक्सिक एयर हो रही है, तो वैसे टॉक्सिन जहरीले पदार्थ को बोलते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से हम डिस्चार्ज ऑफ फ्लो फाइंड करते हैं, डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, है ना। तो जल का प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं उससे। एक जीन का मतलब होता है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बेडल व टैटम ने किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेंस ने किया। पीएच वैल्यू आपको बता दूं, पीएच वैल्यू से हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारी कोई चीज़ क्षारीय है या फिर हमारी कोई चीज़ कह सकते हैं अम्ल है। तो एसिड और साल्ट के बीच का डिफरेंस क्रिएट करने वाला होता है हमारा पीएच वैल्यू। तो ये 7 से डिनोट किया जाता है, इसका जो स्केल है वो 7 है। ठीक है। दर्पण को चमक देने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं चमक देने के लिए। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भार का परिवर्तन तब होता है जब ग्रेविटेशनल एक्शन या फिर एक्सेलरेशन चेंज होता है, तभी आपका भार में चेंज आता है। नहीं तो मास तो व्यक्ति का सेम है ही, यदि उसके एक्सेलरेशन में कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका कांस्टेंट वेग है, और कांस्टेंट वेग है तो वहाँ पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी आपके वेट की। सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? देखिए इसको बड़ा समझिएगा सिंपल तरीके से। तो ये होता है T = 2π√L/G। ठीक है। यदि मैं इसको 4% इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई, इसका टाइम कितना बढ़ जाएगा? 2%, क्योंकि 4 का जो अंडर रूट निकालो कितना आएगा? 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्शन का मान होता है, जी का मान होता है, वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान पर इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा स्थिर रहेगा। हाँ, अगला है, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई जितनी जितनी बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, और जितनी कम होती है उतना वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो हमेशा घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जितना आपका उस आइस क्यूब को स्पेस लेना था वो पहले जिस टाइम हम डालते हैं उस टाइम ही ले चुका होता है,
उसके बाद वो चाहे मेल्ट हो जाए या ना हो जाए, वो उसका जो लेवल है वो उतना ही रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसका आवर्तकाल। देखिए, इसमें जब हम बात करते हैं आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल वाले फॉर्मूले में t इक्वल टू 2π√L/g, यहाँ पर कहीं भी मास का या वेट का फोकस नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपका जो आवर्तकाल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगला है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे की वायु का ताप क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी एयर एनर्जी में, और वो बाहर निकल नहीं रही है क्योंकि कमरा बंद है, तो इसलिए आपका बढ़ेगा उसका तापमान। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इसका कारण भी यही है कि आप जब बात करते हो कि फ्रिज को खोलने के लिए, तो क्या होता है कि वो फ्रिज का काम क्या है, फ्रिज का काम यह है कि किसी भी एक स्पेस को वहाँ की एनर्जी को रिलीज करता है और उसका टेम्परेचर को डाउन करे। मगर जब हम उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो उसके लिए एरिया बढ़ जाएगा, और वो जहाँ से आपका एनर्जी को फेंक रहा है वो कमरे में ही फेंकेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुम्बक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये एक क्यूरी टेम्परेचर होता है। ठीक है, 729 डिग्री सेल्सियस कुछ करके, तो उसके ऊपर यदि हम गर्म करते हैं तो उसका जो है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ऋणावेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए धनावेशित करता है तो आपको इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटेगा। ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा। सबसे ज़्यादा जी का मान क्या होता है, पृथ्वी तल पे होता है। उससे नीचे जाते हैं हम ज़मीन के अंदर, तब भी जी का मान घटता है, और ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान घटता ही है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। देखिए, फार्मूला होता है KE इक्वल टू ½ mv²। तो बात कर रही है इस चाल की, इस v की। यदि v को ये 1/2 कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1/4 आ जाएगा स्क्वायर। तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है हमेशा। हम यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा ये बता दूं आपको मैं कि जो हमारा जो अर्थ होता है वो ऐसा होता है, और हमारे पोल्स यहाँ होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल जहाँ भी होते हैं, और ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से हम जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो क्या होगा, जी का मान हमेशा इन दोनों केस में बढ़ता है। ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच तो जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। वायुमंडल होने से ही दिन की अवधि हमारी बढ़ती घटती रहती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हमेशा बढ़ेगा, जब क्योंकि इसमें एक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसलिए। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन मिलता है ना आपका, तो वो चीज़ भी अपना वेट क्रिएट करती है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी के साथ साथ मास का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उत्प्लावकता बॉयंसी से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, वो है आर्किमिडीज। ठीक है, और प्लवन लॉ जो था वो आपका उत्प्लावकता नहीं है, वो आपका तैरने की से है। ठीक है, फ्लोटेशन लॉ जो होता है वो आपको दिया था प्लवन ने, और जो आपका उत्प्लावकता नियम था, बॉयंसी फोर्स वाला लॉ था, वो दिया था आपका आर्किमिडीज ने। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है वो। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, सापेक्षता का सिद्धांत है ये। पृथ्वी पर अन्य ग्रह
सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? ये कोपरनिकस ने ही आपको ब्रह्मांड का खोज की थी और उसी ने ये बताया था कि पृथ्वी के साथ साथ और भी ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के ग्रह का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, कि ये जो पृथ्वी का जो ग्रह का गति है वो आपका एक सर्पिल आकार में ना होकर एक ओवल आकार में है ना। वो मतलब सर्कुलर ना होकर कैसे है? सर्कुलर ना होकर आपका इस तरीके से है कि वो सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से आपका जो अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है, ठीक है। तो ओवल शेप में आपका रोटेट करता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग में आपको बताया था ना, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत। तो यहाँ फ्लोटेशन ये आर्किमिडीज ने दिया था, तैरने का सिद्धांत की बात कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ की बात कर रहा है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर आर्किमिडीज का आंसर इसका सही होगा। पौधों में भी जीवन होता है, किसने कहा था? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जो थे, उन्होंने बताया था पौधों में जीवन होता है। स्याही सूक्तक किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव पर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो दिया था, वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार देने के लिए बल्ब का मतलब और चीज़ों का आविष्कार किया था इसलिए मिल गया था। नहीं, EMC इसका दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए दिया था ना, ठीक है। E=mc² पर नहीं मिला था, उस पर नहीं जाएंगे, ये विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो वो काम करती हैं दाब विद्युत प्रभाव पर। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर काम करती है आपके फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग। विद्युत मोटर का काम होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर आपका विकिरण, रेडिएशंस के जो आपके जो रेडिएशंस होते हैं उन पर काम करती है, ठीक है। तो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर काम करती है। अगला आता है परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो वो पीजो इलेक्ट्रिक के अंतर्गत कार्य करती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से आपका संबंधित है लेंज का नियम। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का यूज किया हुआ है। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का, C14 जिसे बोलते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम ओम का था, V=IR। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर मेंडल थे। मेंडल ने आनुवंशिक मतलब सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो मटर पे किया था, ये आपको बता दें हम। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन मतलब जोहानसन। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती हैं? तो ये जीन जो बनी होती हैं वो DNA से बनी होती हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है? DNA की क्रियात्मक इकाई आपकी जीन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ये सारे जो 3-4 क्वेश्चन हैं इन्हें आप याद रखिएगा। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए भी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को ही पुरस्कार मिला था और उन्हीं का नाम था इसके लिए। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी दिया था, वो आपका 1968 में दिया था। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे और एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, 1 लीनियर क्वेश्चन है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी और ये क्वेश्चन मेजरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। 100% इसमें से ये मान लीजिए कि आपका 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। Okay, thank you.